प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज तारीख हो गई है 16 नवंबर 2025। तो चलिए बिना देरी के से क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोगों का गृह कार्य प्रश्न है, आप लोग इसका जवाब देंगे कि तितली के रचनाकार कौन है? निराला, जगदीश चंद्र माथुर या जयशंकर प्रसाद या फिर महादेवी वर्मा। तो आप लोग इसका सही जवाब कमेंट करें। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तितली, तितली का क्या होगा मेरे साथियों? तितली के हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फिर चलिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज का टारगेट स्कोर स्कोर रहने वाला है 40 में से। साथियों आज थोड़ा प्रश्न जो है थोड़ा मैं मतलब क्या कहते हैं थोड़ा टफ है। तो यहाँ पे जो मेरे साथी यहाँ पे आज 32 से 33 क्वेश्चन, यहाँ पे 32 से 33 क्वेश्चन जो भी मेरे साथी यहाँ पे करेंगे, कवर करेंगे, सही करेंगे अपना, वह बिल्कुल अपनी तैयारी को अच्छा समझेंगे ना। चलिए, और ये नहीं कि आप लोगों को 32 से 33 प्रश्न ही करने हैं, आप लोग 38 से 40 प्रश्न को भी आप लोग कर सकते हो। करने वाले बच्चे 38 से 40 भी करते हैं, मैं एवरेज आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए आज फिर यहाँ पे हम लोग आज का क्लास यहाँ पे आज शुरू करते हैं। और हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है, बताइए हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी। तो मेरे साथियों यहाँ पे जो संस्कृत, यहाँ पे ब्रज, संस्कृत, देवनागरी या फिर अवधी, आप लोग इसमें से कमेंट कीजिए, तब तक हम बताते हैं कि ये जो संस्कृत है मेरे साथियों, संस्कृत जो आर्य भाषा की विकास में प्राचीन भाषा को माना गया है संस्कृत को। और फिर संस्कृत के बाद किसकी प्राकृत, फिर पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट, और उसके बाद फिर हिंदी का जो उद्भव होता है। तो यहाँ पे जो हिंदी की क्या है, हिंदी की ये उत्तराधिकारी जो हम लोग मानते हैं वह हो जाएगी संस्कृत। और संस्कृत को साथियों दूसरे मतलब भाषा में अगर यही प्रश्न पूछ दे कि हिंदी भाषा की जननी कौन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे तब भी हम लोग संस्कृत को ही करेंगे। हम लोग संस्कृत को हिंदी की उत्तराधिकारिणी या फिर जननी कहते हैं। तो हमारा सही जवाब जो है मेरे साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही संस्कृत हो जाएगा। क्या होगा साथी मेरे? यहाँ पे संस्कृत रहने वाला है। और वहीं बात करते हैं देवनागरी की। तो देवनागरी जो है यह हमारी हिंदी की लिपि है। क्या है मेरे साथियों? हिंदी की यह लिपि है। यहाँ पे इसकी हिंदी की लिपि हो जाएगी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि घ ह का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत, मूर्धा, कंठ या तालु। बताइए जल्दी से, आप लोग बताने की प्रयास करेंगे कि घ और ह का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? यहाँ पे दंत, मूर्धा, कंठ या तालु। तो दंत से मेरे साथी यहाँ पे दंत से क्या बोले? दंत से जो त थ त वर्ग के पूरे जो 5 वर्ड होते हैं, और उसके अलावा हम लोग क्या देखने को मिलते हैं? उसके अलावा ल, स, ये सब क्या है? ये सब दंत से बोले जाते हैं। वहीं बात करते हैं मूर्धा की। तो मूर्धा में ट वर्ग का पूरा, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़, और फिर री और र, और फिर सटफुट स, ये सब किसमें आते हैं? ये सब मूर्धा वाले में आते हैं। और कंठ, कंठ में कौन से आते हैं? जो कंठ का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क वर्ग। क वर्ग में कौन से आते हैं? तो क, ख, ग, घ, ङ, फिर कौन से? अ, आ, ये दोनों स्वर हो जाते हैं। विसर्ग हो जाता है, और ह उसमें व्यंजन हो जाता है। तो चलिए फिर इसके बाद, और तालु, तालु में कौन से होते हैं? तो च वर्ग के सारे होते हैं। फिर उसमें ई आता है, ई, छोटी ई और बड़ी ई। फिर उसके बाद अंतस्थ में य आ जाता है, और फिर स आता है, बड़ा स। और तो हमारा यहाँ पे अर्थात यहाँ पे हमारा क्या सही जवाब हो जाएगा? हमारा सही जवाब यहाँ पे होगा कंठ। कंठ हमारा बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 12, 13, 10 या फिर 11। तो यहाँ पे बताइए मेरे साथी कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? इसमें हमें दिक्कत कब होती है साथियों की जो चीज हम बचपन से पढ़ते आते हुए चले आए हैं, वहां पे क्या होता है? वहां पे जब कोई चीज वहां पे बदलाव या परिवर्तन देखने को मिलता है, तो वहां पे हमें थोड़ा उलझने और डाउट
स्वाभाविक सी बात है कि होती है। तो वहाँ पे हमें क्या उ उस उन प्रश्नों को हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम कहीं वो देख रहे हैं प्रश्न और हमारे दिमाग में पहले से ही फिट है कि क्या कि मतलब वो चीज़ उसके बारे में कि हम लोग जो पढ़े हैं और क्या फिर अगर हम लोग डिटेल में वही पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, तो उसे हम लोग को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हिंदी में वर्णमाला में जो स्वरों की कुल संख्या 13 होते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है साथी। इस टाइम अब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का सही जवाब 11 रहने वाला है। अब कैसे मेरे भैया यहाँ पे कैसे 11 स्वर होंगे? तो इसमें जो है कौन-कौन से कम होते हैं? तो अंग और अ, अंग अनुस्वार और विसर्ग, ये दोनों इसको स्वरों से बाहर कर दिया जाता है और इन्हें किस में डाल दिया जाता है? तो इन्हें अयोगवाह में हम लोग डाल देते हैं। और इसमें कौन-कौन से स्वर होते हैं? तो अ, आ, ई, उ, फिर री, ए, ओ, औ। ये सब क्या है? ये सब स्वर हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं साथियों। यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न रहने वाला है, हिमालय संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताइए, हिमालय संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? यहाँ पे मेरे साथी हिमालय, हिमालय किसी विशेष स्थान या किसी विशेष चीज का नाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मेरे साथी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हिमालय जैसे कोई विशेष पर्वत है, यहाँ पे हिमालय क्या है? पर्वत या पहाड़ हम लोग इसे कह सकते हैं। तो ये किसी विशेष पर्वत की बात कर रहा है। यहाँ पे हिमालय किसी का नाम है, वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे साथी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक सही जवाब रहने वाला है। यहाँ पे भाव संज्ञा की बात करें तो यहाँ पे भाव को जो जो अगर किसी जो संज्ञा भाव को दर्शाती है, वहाँ पे क्या भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, जो किसी जाति के वर्ग की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे? वहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। समूह, किसी समूह या वृंद की बात की जाए तो वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाए। जैसे कि हम कह सकते हैं आर्मी, भीड़, मेला, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब समूह में आ जाएंगे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथी, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा हमारा प्रश्न था? यहाँ पे 9वां आ गया। 1 मिनट रुक जाओ मेरे साथी, यहाँ पे आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। हाँ ना, यहाँ पे कौन सा 5 नंबर का प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो? यह किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या इच्छावाचक? तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कहाँ, कहाँ शब्द, कहाँ, कब, कौन, ये सब कौन से शब्द हैं? ये सब प्रश्नवाचक शब्द है। और अगर कहीं कहीं ये जो प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिए तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग देख के हम लोग तुरंत समझ सकते हैं कि यह प्रश्न का, यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, यहाँ पे कर्ता से क्या प्रश्न किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे साथी? यहाँ पे हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य सही हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न सही रहने वाला है। संकेतवाचक वाक्य, इसकी बात की जाए तो यहीं पे संकेतवाचक में होता है कि अगर हम किसी किसी अगर कर्ता को संकेत करते हैं या किसी कर्म को संकेत करते हैं, वहां पे संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। यह जैसे यह मेरी पेन है, यहाँ पे संकेत किया जा रहा है कि यह मेरी पेन है। और यह किसी वचन की या फिर कह सकते हैं कि यह विशेषण को दर्शाता है। फिर उसके बाद निषेधवाचक वाक्य में साथी हो जाता है, जैसे कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो इसमें क्या है? इसमें निषेध, नकारात्मक बात आ रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? निषेध। जैसे हम कह दें कि क्या कह सकते हैं कि किसी पाकिस्तानियों को या हम लोग टेररिस्ट को भारत में आना मना है, तो यहाँ पे क्या भी हो जाएगा? ये भी वाक्य जो है निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। इच्छावाचक वाक्य की अगर साथी बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम कहें कि जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग जैसे किसी को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी लंबी आयु हो, तो इसमें क्या होगा? तुम्हारी आयु दीर्घायु हो, ऐसे कहते हैं। तो ये सब हमारी इच्छा है। हम लोग इच्छा को अपने प्रकट करते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 हमारा दिया है मेरे साथी।
यहाँ पे मेरे पास 2 प्रश्न हो गए हैं साथी। यहाँ पे आप लोग थोड़ा इसको देख लेंगे। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न, फिर उसके बाद 5 नंबर का प्रश्न और 2 बार 5 नंबर का प्रश्न हो गया, उसके बाद 6 नंबर का प्रश्न। कोई बात नहीं, हम लोग इसको देख लेंगे। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप लोग एक एक्स्ट्रा यहाँ पे प्रश्न पा गए, आप लोग बोनस में पा गए, ठीक ना? तुम कब आओगे? इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए, जैसे पूर्ण विराम या प्रश्नवाचक चिन्ह या उपविराम या कोष्टक। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग इस वाक्य को देखेंगे कि ये किस प्रकार का वाक्य है। यहाँ पे तुम कब आओगे, यहाँ पे क्या प्रश्न किया जा रहा है? कर्ता से तुम यहाँ पे या किसी अन्य व्यक्ति से यहाँ पे क्या प्रश्न किया जा रहा है कि तुम कब आओगे? तो इसका साथी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब जब भी किसी वाक्य में प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पे हम लोग कौन सा विराम का चिन्ह लगाते हैं? तो वहाँ पे हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे साथी? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? तो यहाँ पे हम लोग ऐसे, ये क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है साथी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए कि हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग है जी। और जो भी मेरे साथी यहाँ पे इस सेशन को, इस क्लास को शेयर नहीं किए हैं, प्लीज आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए। मात्र 1 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको, इस क्लास को शेयर करने में। तो आप लोगों से आग्रह है साथी कि आप लोग प्लीज इस क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ पे बताइए, हेड मास्टर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? हे, ह, हेडम या फिर हेड? तो यहाँ पे मेरे साथी बताइए आप लोग कि इनमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या है? हेड। हेड क्या है? यह अंग्रेजी शब्द, यह अंग्रेजी भाषा का वर्ड है, ठीक ना? हेड। यहाँ पे जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हेड ऑफिस कर लेते हैं। हेड का अर्थ क्या होता है? हेड का अर्थ होता है मेरे साथी, हेड का अर्थ होता है मुख्य। हेड का क्या अर्थ होता है? हेड का अर्थ मुख्य होता है मेरे साथी। और जैसे हम हेड मास्टर की बात कर लें, हेड ऑफिस की बात कर लेते हैं, फिर ऐसे ही क्या हम लोग बात करते हैं, हेड क्वार्टर की बात करते हैं, जैसे मुख्यालय उसका हिंदी में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या, हेड जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है और इसे यह उपसर्ग में लग के क्या यहाँ पे बना दिया है? यहाँ पे बनाया है हेड मास्टर। आगे मेरे साथी यहाँ पे आप लोग 8 नंबर प्रश्न देखोगे कि आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? बताइए आप लोग, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? क, इक, सिक या फिर अ? बताइए मेरे साथी, जल्दी से आप लोग। हाँ, तो यहाँ पे था कि आंशिक शब्द में प्रत्यय। यहाँ पे क्या हुआ साथी? यहाँ पे अंश शब्द में यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंश शब्द। यहाँ पे अंश शब्द हो जाएगा। अंश में इक प्रत्यय लगने से क्या? इक प्रत्यय लगने से यहाँ पे आंशिक। और आप लोग आप सोच रहे होंगे कि अंश में इक प्रत्यय लगेगा तो आंशिक होगा, यहाँ पे आंशिक कैसे हो गया है? तो यहाँ पे साथी अगर इक प्रत्यय लगाते हैं तो यहाँ पे आ की, यहाँ पे जो अ पे है आगे वाले में आ जुड़ जाता है, यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगा। जैसे हम लोग बात करते हैं सप्ताह, सप्ताह में इक लगाएंगे तो साप्ताहिक हो जाता है। हम लोग बात करते हैं इतिहास, और इतिहास में अगर हम लोग इक लगाएंगे तो ऐतिहासिक हो जाता है। इसी प्रकार से साथी अंश में इक प्रत्यय लगाने से आंशिक हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया मेरे साथी? आंशिक। यहाँ पे प्रत्यय कौन सा हो गया? इक प्रत्यय लगा है। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है कि गमही, गमही शब्द है, बताइए तद्भव, देशज, विदेशज या तत्सम? मेरे साथी आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि गमही शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गमही का अर्थ है कि जो गांव से, जैसे एक ग्रामीण भाषा या देशज हम लोग कह सकते हैं कि ये मतलब एक देसी भाषा है, और इसे हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? यहाँ पे हम लोग देशज भाषा करेंगे। और इसको इसकी संस्कृत में या फिर किसमें, संस्कृत में, हिंदी में इस शब्द की देखने को हम लोगों को नहीं मिलता है, ठीक ना? यहाँ पे क्या कर लेंगे? देशज भाषा कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, पेड़ से कई आम गिरे। यहाँ पे आप लोग साथी बताने का प्रयास करेंगे कि पेड़ से कई आम गिरे निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा कारक प्रयोग हुआ है? संबंध कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान?
तो यहाँ पे किस चीज का हमें ज्ञान हो रहा है कि पेड़ से कई आम गिरे, मतलब पेड़ से जो आम है वो अलग हो रहे हैं, उसके डाली से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो जहाँ पे अलगाव का ज्ञान हमें होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग करते हैं अपादान। वहां पे अपादान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। यहीं पे हम बात करते हैं जैसे कि वह छत से कूद पड़ा, तो वह छत से अलग हो रहा है, ठीक ना। और अगर यही बात करते हैं करण कारक की, तो जहाँ पे साधन की बात होती है, जैसे यहाँ पे भी से का प्रयोग होता है, जैसे कि वह बस से स्कूल जा रहा है, तो वहां पे उसकी साधन क्या हो गई, बस। वह मैं कह रहा हूँ वह फावड़ा से वह फावड़ा से अपने खेत को जोत रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे भी साधन उसका जो है फावड़ा हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, करण कारक। बात करते हैं कर्म कारक की, तो कर्म कारक में क्या होता है कि अगर जैसे हम बात करते हैं कि कर्ता जो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता जो काम करता है उसे हम लोग कहते हैं कर्म। जैसे कि हम बात करते हैं कि राम खाना खा रहा है, तो राम क्या खा रहा है, खाना खा रहा है, तो वहां पे खाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। संबंध कारक की बात करें तो संबंध कारक में अगर हमें संबंध का बोध होता है, तो वहां पे जैसे काकी की रारी रे, ये सब क्या होते हैं, ये सब ये प्रसर्ग आते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं साथी मेरे, आगे दिया है कि पेड़, नहीं रुक जाओ एक मिनट, थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है मेरे साथी, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है 11 नंबर प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है, बताइए। यहाँ पे विधुर का आप लोगों को स्त्रीलिंग बताना है, विधुरनी, विधवा, विधुरी या विधुराइन, जल्दी से आप लोग बताइए। यहाँ पे देखिए, नी बन के भी, नी लगा के भी हम लोग को स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं पुल्लिंग से, फिर ई लगा के भी चेंज करते हैं, आइन लगा के, इन लगा के, ये सब लगा के, ये सब प्रत्यय लगा के हम लोग क्या स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। लेकिन सभी जो प्रत्यय सब शब्द में नहीं लगाते हैं, हर शब्द में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। जैसे में अब यहाँ पे विदुर, विदुर में हम लोग क्या प्रत्यय लगाएंगे, तो विदुर में कोई प्रत्यय नहीं लगेगा, इसमें क्या हो जाएगा, विदुर क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। विदुर का क्या होता है मेरे साथी, विधवा हो जाता है। आप लोग बताओगे कि पंडित, पंडित का आप लोग स्त्रीलिंग बताओगे, और फिर उसके बाद बनिया, बनिया का आप लोग स्त्रीलिंग बताओगे, कि इसमें कौन सा हम लोग प्रत्यय लगा के हम लोग स्त्रीलिंग में इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कवि की, कवि की क्या होता है स्त्रीलिंग, तो कवि में कवित्री हो जाता है। और वहीं बात करते हैं नेता का, तो नेता क्या होगा, नेत्री हो जाता है। अगर जिस शब्द के अंत में ता आता है तो वहां पे क्या हो जाता है मेरा साथी, यहाँ पे वहां पे हो जाता है हम लोग त्री लगा के स्त्रीलिंग में प्रयोग यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे में कि वक्ता का वक्त्री हो जाता है, नेता का नेत्री, नेत्री हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं कि जैसे जिस शब्द के अंत में अगर अक प्रत्यय आता है, तो वहां पे हम लोग कैसे उसे स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं, तो वहां पे हम लोग ईका लगा के, वहां पे ईका प्रत्यय लगा के, जैसे कि बात करते हैं लेखक, लेखक का क्या होता है, लेखक का लेखिका, ईका प्रत्यय लगा के हम लोग स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं। बात करते हैं शिक्षक, शिक्षक का क्या हो जाएगा, शिक्षिका हो जाएगा, ठीक ना मेरे साथी। आगे हम लोग देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, बताइए। आभार, दया, माया, भाषा। तो साथी मैं सबसे बढ़िया ट्रिक इसका आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे पुल्लिंग शब्द पहचानने के और स्त्रीलिंग, वहां पे हम लोग कैसे पहचानते हैं। साथियों आप लोग रोज रोज ये चीज अगर दोहराते रहोगे तो यह आप लोगों के कंठस्थ हो जाता है। कंठस्थ का अर्थात कहने का तात्पर्य है मेरे साथी कि वह आप लोगों को मेमोरी में एकदम फिट हो जाता है और आप लोग उसे भूलते नहीं हो। जैसे अब हम इसकी रोज बात करते हैं कि कौन कौन से शब्द लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सर्वनाम को लगा के चेक कर सकते हैं, विशेषण को लगा के चेक कर सकते हैं और क्रिया को लगा के। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं आभार, तो आभार क्या, आभार मानी जाती है या माना जाता है, तो आभार प्रकट किया जाता है या की जाती है, तो क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं कि आभार प्रकट किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे साथी हो जाएगा, यहाँ पे मेरे साथी यही पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक ना। बात करते हैं दया, तो दया आती है नहीं कि आता है, माया माया होती है। यहाँ भाषा, भाषा अच्छी भाषा, अच्छा भाषा, मेरी भाषा, न कि मेरा भाषा करते हैं लोग, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे साथी, यहाँ पे आभार बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे आभार बिल्कुल सही जवाब।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यह विद्यालय मेरा है में विशेषण बताइए। यह विद्यालय मेरा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये सब मेरे साथी ऐसे प्रश्न यहाँ पे आरओ आरओ के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में, यहाँ पे 5 विकल्प होते हैं और जिसमें कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये ऑप्शन दे के भर्ती बोर्ड ने बच्चों को बहुत उलझनों में डाल दिया है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गलत प्रश्न दे के और उसके बाद अगर नहीं होता है तो वहाँ पे क्या कर देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह यह जो मतलब भर्ती है यह कोर्ट में न जाए, बच्चे कोर्ट में न जा सके, इसलिए ये 5वें ऑप्शन का प्रयोग कर रहे हैं कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप लोग को मतलब भर्ती बोर्ड का कहना है कि अगर आप लोगों को अगर नहीं लग रहा है कि ये गलत है तो आप लोग उपयुक्त में से कोई नहीं कर दो, क्योंकि इन लोगों पे कोई बात ना है कि नहीं हाँ प्रश्न गलत है। अरे भाई प्रश्न ही आप लोग क्यों गलत बना रहे हो? तो यहाँ बताइए साथी, यहाँ पे यह विद्यालय मेरा है, आप लोग बताइए यह विद्यालय मेरा है में विशेषण बताइए, बताइए यह है या फिर विद्यालय या मेरा। तो मेरे साथी जो यह है, यह विद्यालय जो यहाँ पे विद्यालय करता है इसकी विशेषता बता रहा है। यह क्या हो जाएगा, यह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम बोधक क्रिया या सहायक क्रिया। बताइए इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी। ये साथी ये सब यूपीपी आज की यह प्रैक्टिस सेट है, यह जो यूपीपी री एग्जाम हुआ था 2024 में उस पे आधारित है, और कुछ इसमें यूपीएसआई के भी प्रश्न हैं और इसमें कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे वीडियो वीडियो के भी हैं, और कुछ साथी मेरे प्रश्न मैंने अपने खुद से दिया है, ठीक ना, जो कि संभावित एग्जामों में ये प्रश्न आने की संभावना है। यहाँ पे बात करते हैं मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे सहायक क्रिया होती है साथी। जैसे 1 मिनट हम बात करते हैं, जैसे इसकी सहायक क्रिया की हम बात करते हैं साथी, तो सहायक क्रिया कौन सी, जैसे कि राम जा रहा है जो यहाँ पे लास्ट में है लग रहा है वह सहायक क्रिया है। रहा है, रही है, ये किसका बोध करता है, तो यहाँ पे जो सहायक क्रिया है मेरे साथी काल का बोध करेगा। फिर उसके बाद वचन का, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पिताजी जा रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे रहे हैं और उसके बाद बच्चा खेल रहा है, यहाँ पे किसकी वचन की बोध करा रहा है, जैसे कि वहां पे रहे हैं और यहाँ पे रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, इन दोनों में वचन का डिफरेंस है। और वही बात करते हैं काल की, तो जैसे राम खेल रहा था और राम खेल रहा है, इसमें देखिए एक भूतकाल में है और दूसरा वर्तमान काल में, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरे साथी, सहायक क्रिया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जो भी मेरे साथी सहायक क्रिया कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं, जैसे मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, ठीक ना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है मेरे साथी, कर्म वाच्य में प्रधान होता है, बताइए कर्म वाच्य में प्रधान कौन सा होता है, विचार, कर्ता, भाव, कर्म। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है मेरे साथी कि कर्म वाच्य, यहाँ पे कर्म वाच्य हो गया ना, कर्म वाच्य में क्या होगा, कर्म वाच्य में कर्म की ही प्रधानता तो होगी ना। यहाँ पे क्या होगा, कर्म वाच्य में कर्म की ही प्रधानता होगी ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर्म कर लेंगे, जैसे कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्म के अनुसार ही क्रिया आती है। बात करते हैं कर्ता में, कर्ता की कब प्रधानता होती है, तो कर्ता का कृतवाच्य में, कर्तृवाच्य में, भाव का भाववाचक में, भाववाच्य में, ठीक ना। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। आप लोग साथ ही प्रश्नों, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग प्रश्न का नंबर डाल के फिर उसके बाद आप लोग अपना जवाब दिया करो, जैसे कि 16 है तो 16 का अगर ए सही है तो आप लोग 16 ए करके आप लोग कमेंट किया करो, है ना। यहाँ पे बताइए निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, बताइए इसमें कौन सी, किस वाक्य में कर्म नहीं है, तो यहाँ पे क्या राम मोहन को रुला रहा है, बताइए इसमें है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग क्या और किसको लगा के चेक कर सकते हैं मेरे साथी, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कर्म है या नहीं। कभी जैसे ये सकर्मक में कौन सा होता है, एक कर्मक और द्विकर्मक, सकर्मक भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें अगर एक कर्म हो तो वहां पे एक कर्मक हो जाएगा, और अगर वहीं पे अगर 2 कर्म हो वाक्य में तो वहां पे द्विकर्मक हो रहा है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इसकी, जैसे अगर एक जब कर्म है तो वहां पे हम लोग क्या लगा के चेक करते हैं, अगर वही दूसरे कर्म की बात करें, अगर उसका पता लगाना है तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, तो वहां पे हम लोग लगाते हैं, वहां पे किसको लगा के, क्रिया के आगे किसको लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं,
और बात करते हैं साथी कि अगर हमें कर्ता की बात की जाए कि अगर हमें कर्ता पहचानना हो कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे? वहाँ पे हम लोग क्रिया के आगे अरे यहाँ पे कौन लगा के चेक कर सकते हैं। पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे कर्ता कौन-सा शब्द है। जैसे में कि राम खा रहा है, राम खा रहा है, तो अब हम क्रिया क्या है इसमें? खा रहा है, तो फिर खाना क्रिया है, तो इसमें हम लोग आगे कौन लगा के चेक कर सकते हैं। जैसे कौन खा रहा है, तो बताइए इसमें कौन खा रहा है? तो यहाँ पे हमें जवाब में क्या मिल रहा है? जवाब में हमें मिल रहा है कि कौन, अरे जवाब में क्या मिल रहा है? जवाब में राम मिल रहा है कि राम खाना खा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राम यहाँ पे कर्ता हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग साथी पता कर सकते हैं। यहाँ पे साथी मेरा ये प्रैक्टिस सेट लाने का यह उद्देश्य नहीं है कि मैं 40 प्रश्नों को करा के और व्यूज बटोर के यहाँ पे व्यूज इकट्ठा करके हम चले जाएं यहाँ पे। हाँ, ये बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा यह उद्देश्य है कि एक एक मेरे भाई को बहुत अच्छे से विधिवत रूप से यह प्रैक्टिस सेट समझ में आ सके, और जो मेरे साथी थियरी क्लास नहीं किए हैं, उन मेरे भाइयों को भी इसमें सहायता प्रदान की जाती है। तो बताइए इसमें से निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया? तो राम मोहन को रुला रहा है। राम किसको रुला रहा है? तो यहाँ पे क्या हमें जवाब में मिल रहा है साथी? राम जो है मोहन को रुला रहा है। क्या हो जाएगा? मोहन को रुला रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? यह एक सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पानी बरस रहा है, इसकी हम लोग थोड़ा रुक के बात करते हैं। या मैं गेहूं पिसवाता हूँ, मैं क्या पिसवाता हूँ? मैं गेहूं पिसवाता हूँ। यहाँ पे ये सकर्मक हो जाएगा। श्याम निबंध लिखता है, श्याम क्या लिखता है? निबंध लिखता है। हमें जवाब मिल रहा है। ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये तीनों हो जाएंगे मेरे साथी, ये तीनों हो जाएंगे सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। और बात करते हैं कि पानी बरस रहा है, तो पानी जो है मेरे साथी यहाँ पे करता है, पानी करता है और वह किसी क्रिया को कर रहा है, तो यहाँ बरसना जो है यह अकर्मक क्रिया है। तो मेरा सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानी बरस रहा है, यह क्या है? यह अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही हो, बताइए जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं संदिग्ध भूत, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान या संदिग्ध वर्तमान। ये भी देखिए, यह यूपीपी री एग्जाम 2024 में हुआ है। री एग्जाम का ही हिंदी में क्या कहते हैं? पुनर्परीक्षा। तो जैसा कि इसमें आप लोग देखेंगे, बताएंगे कि यहाँ पे बताइए जो क्रिया अभी हो रही हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। साथ ही मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक से रोज एक एक प्रश्न लेकर आता हूँ, और तब भी अगर आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी तो साथी बताओ अब कोई क्या कर सकता है? इतना अच्छे से इतना बढ़िया से बता रहा है। हाँ, बस एक बात की दिक्कत है कि यहाँ पे मेरे साथी, यहाँ पे मेरे जो स्क्रीन जो लिखने वाला है वहाँ पे छोटा है, इसीलिए हम आप लोगों को लिख के नहीं बता सकते हैं। और अगर यही दोस्तों आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता रहेगा तो हम ज़रूर एक दिन बड़े अपने अच्छे जो है डिजिटल बोर्ड से आप लोगों को हम शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करेंगे। और फिलहाल साथी जो है हम उसी से अपना स्टार्ट किए हैं, न कि हम इंतजार कर रहे हैं कि नहीं ये होगा तो वो होगा। तो इसी इसी प्रकार साथी आप लोगों को जो पढ़ाई करनी है, आप लोगों को यह इंतजार नहीं करना है कि हाँ बुआ की शादी बीत जाए या दीदी की शादी बीत जाए या भैया की शादी बीत जाए तब हम पढ़ाई करेंगे, फिर यह हो जाए हम एक जगह बढ़िया से सेटल हो जाएँ तब पढ़ाई करें, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को जब मौका मिल रहा है घर पे, अगर मार्केट जा रहे हो, मार्केट जा आने के तुरंत बाद अगर खाली बैठे हो तब पढ़ाई कर लो, सुबह पढ़ाई कर लो। पढ़ने की कोई समय नहीं होता है मेरे साथी। जब आप लोग ये मतलब ये मोटिवेटर वो मोटिवेटर कहते हैं कि नहीं हाँ सुबह पढ़ोगे तो या टाइम फिक्स करो, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर हाँ हम बहुत व्यस्त हैं तो हमें जब समय मिलेगा हम तभी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे बताइए जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? संदिग्ध भूत नहीं, ये तो बीते हुए समय में होती है। सामान्य वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में ही क्रिया होती है, लेकिन यह इसमें क्या पूछा है कि जो क्रिया अभी हो रही हो, तो उसमें जो उचित हो जाएगा यहाँ पे उचित ऑप्शन हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। अपूर्ण वर्तमान बिल्कुल सही साथी हमारा जवाब हो जाएगा। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न के। यहाँ पे भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक या फिर कालवाचक। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे मेरे साथी कि भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण,
क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? आप लोग रोज मेरे साथ आप लोग जो भी मैं डिफिनेशन बोलता हूँ या आप लोगों को बताता हूँ मेरे साथ ही आप लोग उस डिफिनेशन को मेरे साथ आप लोग रिवाइज कीजिए। अगर लाइब्रेरी में हो तो मन में ही आप लोग क्या रिवाइज करो, अगर रूम पे हो तो थोड़ा आप लोग गुनगुना के धीरे से आवाज में, या फिर अगर हाँ कोई नहीं हो तो आप लोग तेज आवाज में भी कर सकते हो, कोई गलत वर्ड थोड़ी बोल रहे हो। तो यहाँ पे आप लोग मेरे साथ रिवाइज करोगे। यह क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो क्रिया जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। यह एक अव्यय होते हैं, अव्यय मतलब अविकारी होते हैं। यह किसी वचन, काल या फिर हम लोग कहते हैं लिंग के वजह से ये लोग चेंज नहीं होते हैं, ठीक ना। बात करते हैं कि भीतर बाहर, भीतर और बाहर से आप लोगों को किस चीज का बोध हो रहा है? भीतर और बाहर से मेरे साथी यहाँ पे स्थान का बोध हो रहा है। किस चीज का बोध हो रहा है? तो स्थान का। यहाँ पे आप लोग क्या कर लोगे साथी? यहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं रीति, रीति में क्या होता है? ढंग। जैसे कि वह, हम बात करते हैं जैसे वह धीरे चल रहा है, वह तेज दौड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा रीतिवाचक। स्थानवाचक की बात करें अगर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए स्थानवाचक में जैसे कि वह वह दिल्ली में क्या कर रहा है? वह दिल्ली में रह रहा है, तो यह भी एक स्थानवाचक हो गया। जैसे हम बात करते हैं वह दिल्ली के अंदर, अंदर का मतलब ये भी स्थान का। अगर हम कहें कि वह भारत भारत के बाहर चला गया, मतलब कि वह विदेश चला गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा? ये सब किसमें आ जाएंगे? ये सब क्रिया विशेषण में स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। परिमाण जो परिणाम वाचक होता है साथी, इसमें परिणाम का बोध होता है। जैसे यहाँ पे मेरे साथी यह थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, परिमाण होता है न कि परिणाम होता है, ठीक ना। परिणाम मीन्स क्या होता है? परिणाम मीन्स रिजल्ट होता है। और बात करते हैं परिमाण। परिमाण मतलब किसी चीज की जो तोलते हैं, या फिर ऐसे कर लें कि किसी चीज का माप तोल ही परिमाण कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे साथी? यहाँ पे आप लोग परिणाम को परिमाण कर लेना, ठीक ना। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है? कालवाचक। बताइए कालवाचक कौन सा होता है? जैसे कि रात, रात में, या हम लोग कह ले वह सुबह सो के उठता है, ये सब क्या है? ये सब काल है। आज हो गया, कल हो गया, ये सब क्या है? ये सब कालवाचक है। और फिर उसके बाद इस जैसे कि वह कल दौड़ रहा है, वह कल से दौड़ रहा है, वह आज जाएगा, ये सब क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं मेरे साथी। अगला प्रश्न दिया है कि श्याम लाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? बताइए। यह सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य, या जटिल वाक्य, या फिर मिश्र वाक्य है? आप लोग जल्दी से साथी कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो बताइए यहाँ पे श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, तो यहाँ पे साथी जो श्यामलाल मेरा, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे श्यामलाल दिया है और इसे दो भागों में तोड़ दिया है। यहाँ पे क्या क्या है? श्यामलाल और मेरा मित्र है। यहाँ पे क्या है? श्यामलाल जो है यह मेरा मित्र है। अब इसके बाद यहाँ पे श्यामलाल मेरा मित्र है, जो यहाँ पे जो एक संयोजक है, और यह क्या, यहाँ जोड़ने का प्रयास, यहाँ पे जोड़ने का काम किया है। फिर गांधी गली में रहता है, यह क्या है? यह आश्रित वाक्य है। इसे हम लोग साथी आश्रित वाक्य कह लेंगे। और जहाँ पे एक प्रधान वाक्य हो और दूसरा क्या हो जाए? दूसरा हो जाए वहां पे आश्रित वाक्य, वहां पे हम लोग क्या कर लेंगे? वहां पे हम लोग साथी करते हैं मिश्र वाक्य। वहां पे मिश्र वाक्य बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि श्यामलाल मेरा मित्र है जो गांधी गली में रहता है, या हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं श्यामलाल श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है। दोनों का अर्थ साथी स्पष्ट हो रहा है कि एक ही चीज का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पे वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न आया है कि जिसकी तुलना न की जा सके, बताइए। जिसकी तुलना न की जा सके, उसे एक वर्ड में आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि कौन सा सही जवाब इसका होगा। अतुलनीय, अन्य मन अन्य मनस, या फिर तुलनीय, या अनुपम। तो यहाँ पे बात करते हैं साथी कि अनुपम, जिसकी कोई उपमा न हो, जिसकी कोई, या हम लोग कह सकते हैं कि जिसके जैसा कोई न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अनुपम, अद्वितीय कहते हैं।
और बात करते हैं तुलनीय की, जिसकी तुलना की जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे तुलनीय कहते हैं। अन्य मनस्क की, जिसका मन अन्य जगह पे हो, या अन्य, हम लोग कहते हैं कि जिसका मन अन्य जगह पे हो, उसका उसे क्या कहेंगे, अन्य मनस्क कहेंगे। अतुलनीय, अतुलनीय, यही एक ऑप्शन बच गया जो कि हमारा सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अतुलनीय, अतुलनीय क्या, इसका अर्थ क्या होगा, जिसकी तुलना हम लोग न की जा सके। नेक्स्ट प्रश्न साथी मेरे दिया है कि आ बैल मुझे मार, बताइए आ बैल मुझे मार मुहावरे का अर्थ। बलशाली के सामने वीरता दिखाना, छेड़छाड़ करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, या कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। यह भी मेरे साथी 2024 का प्रश्न है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। देखिए आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ क्या लग रहा है आप लोग, जैसे हम खुद कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, मतलब कि हम लोग जानबूझ के मुसीबत से मुसीबत मोड़ रहे हैं। तो यह क्या हो जाएगा मेरे साथी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही जवाब रहने वाला है, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। ये क्या यहाँ पे बुला रहा है कि आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ होगा जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अच्छा मेरे साथी, आप लोग एक मुहावरे का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे कि लोहे का चना चबाना। बिल्कुल आसान है साथी, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि लोहे का चना चबाना, इसका आप लोग उचित जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताइए विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है, बताइए। विग्रह की दृष्टि से, यहाँ पे समास विग्रह की बात कर रहा है मेरे साथी। यहाँ पे मेरे साथी देश पर निकाला, बताइए यहाँ पे देश, यहाँ पे देश पर निकाला, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे साथी हो जाएगा वन, वन वन में वास, जल की धारा, या चंद्र का प्रकाश। बताइए इसमें आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा मेरे साथी। तो यहाँ पे क्या होगा, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है। ये जो चंद्र का प्रकाश, ये जो चंद्र का प्रकाश है मेरे साथी, ये इसका जो शब्द होगा, ये किस शब्द का समास विग्रह है। तो यहाँ पे जो मेरे साथी, यहाँ पे चंद्र प्रकाश है, चंद्र प्रकाश का ये क्या बना है, चंद्र का प्रकाश। ये जलधारा, ये जलधारा शब्द का समास विग्रह है, जल की धारा। और यह वनवास, वनवास शब्द से क्या बना है, वन में वास। पर यह साथी यह गलत है, यह क्या हो जाएगा, देश से निकाला, उसे क्या कहते हैं, देश निकाला। देश निकाला शब्द का समास विग्रह देश से निकाला होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे साथी, यहाँ पे से हो जाएगा, न कि देश पर निकाला। इसका कोई अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है। ये भी देखिए, यह किसमें, यूपीपी एग्जाम में दिया गया प्रश्न है। आगे प्रश्न देखते हैं मेरे साथी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से कौतूहल, कालिदास, कवित्रे, या दधीचि। तो यहाँ पे जैसे बात करते हैं हम लोग, कौतूहल, कौतूहल नहीं होता है, कौतूहल होता है। यहाँ पे क पर औ की मात्रा होता है क, और त पर बड़ाऊ की मात्रा तू, और हल, कौतूहल होता है। यहाँ पे बात करते हैं कालिदास की, तो कालिदास बिल्कुल सही सही स्पष्ट लिखा गया है। यहाँ पे क्या, कालिदास बिल्कुल सही लिखे गए हैं। यहाँ पे कवित्री, कवित्री नहीं होता है मेरे साथी, व पे मात्रा ही नहीं होता है, कव और यित्री होता है, कवित्री। और बात करते हैं दधीची की, तो दधीची में यहाँ पे मेरे साथी ध पे बड़ी की मात्रा और ज पे छोटी की मात्रा होता है, दधीची होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट है कि यहाँ पे कालिदास हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से मौन और संपन्न, यहाँ पे क्या है मेरे साथी, मौन और संपन्न शब्दों का क्रमशः विलोम शब्द बताना है आप लोगों को। इसका मौन और संपन्न का उल्टा बताना है। तो मौन का क्या होता है, मौन का मेरे साथी भाषण होगा, नहीं मेरे पास भाषण तो होगा नहीं। मुख, मुख भी नहीं होगा। मुखर, मुखर, हाँ मुखर हो सकता है मेरे साथी। और बात करते हैं संपन्न की, वहीं पे तो संपन्न का क्या होगा, संपन्न का होता है विपन्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी विपन्न दिया है, यहाँ पे भी विपन्न, लेकिन यहाँ पे क्या मौन का मुख दिया है, नहीं यह नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे क्या होगा मेरे साथी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा, मुखर और विपन्न हो जाएगा। क्या होगा मेरे साथी, मुखर और विपन्न। एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आप लोगों को स्पष्ट
दिखाई देगा, ठीक ना। यहाँ पे इसको मैंने साफ कर दिया और चलिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुखर और विपन्न हमारा सही जवाब है। आगे का प्रश्न देखिए, मीन का पर्यायवाची शब्द बताइए। मीन का पर्यायवाची शब्द है, ये भी मेरे साथी यहाँ पे 2024 के प्रीवियस ईयर का ये भी प्रश्न है। बताइए आप लोग मीन का, जैसे हम लोग कहते हैं मीन राशि, तो वहाँ पे क्या मीन राशि का क्या होता है, मत्स्य होता है। मत्स्य मतलब मछली, ये सब किसके, मत्स्य मीन ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये सब मछली के पर्यायवाची हैं। तो इसका मीन का क्या होगा मेरे साथी, मीन का मत्स्य हो जाएगा। जैसे ये मीन मछली का पर्यायवाची है, मत्स्य भी मछली की पर्यायवाची है, तो चोर चोर मौसेरे बाई हो जाते हैं, उसी तरह ये भी सही हो जाएगा, ये दोनों सही हो जाएंगे। बात करते हैं विभावरी। विभावरी का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ रात से है सीखी, और सीखी का क्या होगा, सीखी का मेरे साथी यहाँ पे हो जाता है मोर, इसका अर्थ होता है मोर, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है, बताइए। यहाँ पे काटना का तत्सम बताइए, कटित, करित या कर्तन या कटन। यहाँ पे देखिए ये भी यूपी परीक्षा 2024 मेरे साथी आप लोग तैयारी करते रहिए, और ये कांस्टेबल की भी अब वैकेंसी आने ही वाली है, ज़्यादा देर नहीं है, और जब कभी भी ये लोग नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। और बात करते हैं यूपीएसआई की, तो ये वहीं पे यूपीएसआई मेरे साथी एग्जाम हो, फॉर्म तो आप लोगों को पता ही है कि फॉर्म भरा गया है, और उसके बाद एग्जाम की भी तैयारी ये लोग कर रहे हैं। ये लोग न जाने कब एडमिट कार्ड जारी कर दें और एग्जाम करा लें, तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है। हिंदी में मेरे साथी, हिंदी में आप लोगों को 40 में 40 करना है, 40 में 40, या तो आप लोग 39 कर सकते हो, लेकिन 40 में आप लोगों को 39 से कम बिल्कुल भी नहीं करना है ना। क्योंकि हिंदी जो है, हिंदी ही एक बढ़िया हम कह सकते हैं कि यह नंबर दे सकता है। मैं साथी आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे अब टॉपिक वाइज भी कराने वाला हूँ, जैसे साहित्य वगैरह हो गया, और फिर बात करते हैं उप ये तत्सम तद्भव शब्द, पर्यायवाची विलोम, ये सब हम अपने इसी चैनल पे हम शुरू करने वाले हैं, उसकी भी तैयारी की जा रही है मेरे साथी। आप लोगों को बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है। हिंदी की आप लोगों की कोई थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, हिंदी की पूरी गारंटी हमारी है। और बात करते हैं साथी, हम थोड़ा लेट ही आए हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं कहते हैं कि देर भला पर अच्छा, मतलब जैसे देर देर से मतलब क्या कहते हैं, दुर्घटना से देर भला, मतलब हम जल्दी जल्दी ला के गलत गलत प्रश्न आप लोगों को कराते हैं, उससे फायदा नहीं होता। उससे बढ़िया है कि हम थोड़ा देर से ही आए, लेकिन आप लोगों को एक बेहतरीन तैयारी और स्पष्ट तैयारी के साथ हम यहाँ पे आप लोगों की तैयारी में मदद करेंगे। यहाँ पे देखिए बताइए, कटित, करित, कर्तन, यहाँ पे बताए क्या हो जाएगा। यहाँ पे सही जवाब मेरे साथी यहाँ पे हो जाएगा कर्तन, सही जवाब होगा। काटन, काटना का तत्सम। और बात करते हैं तत्सम शब्द किसे कहते हैं मेरे साथी, तो ये जो संस्कृत से शब्द आते हैं और वो थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ आते हैं, उन्हें ही हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। और तब तत्सम जब चेंज होता है तो वह किसमें, जो तत्सम जैसे बोलचाल की भाषा में अगर परिवर्तन होता है तो वहाँ पे तद्भव हो जाता है। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए। स्थान, यौवन, निर्झर या फिर जीव। तो हम लोग बात करते हैं स्थान। स्थान क्या है, स्थान एक तत्सम शब्द है, और बात किसकी करना है, यहाँ हम लोग को कौन सा शब्द चूज करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तद्भव। तो हम बात करते हैं स्थान जो है तत्सम शब्द, इसका तद्भव क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरे साथी, यहाँ पे थान हो जाएगा। क्या होगा मेरे साथी, यहाँ पे थान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यौवन, यौवन का क्या होता है, तो बात करते हैं यमन की, तो यमन का ये तद्भव, ये यमन एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाएगा जवानी। और यहीं पे निर्झर की बात की जाए, तो निर्झर मेरे साथी, निर्झर का क्या होता है, झरना होता है। निर्झर का क्या हो जाएगा मेरे साथी, झरना हो जाएगा। और जीव है जो मेरे साथी, जीव एक तद्भव शब्द है। अब इसका तत्सम क्या है मेरे भैया, बता दीजिए आप लोग, तो इसका आप लोग कमेंट में करके बताएंगे, और तब तक आप लोग वीडियो पास कर सकते हैं। मैं इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ कि जीव का जो क्या है, जीव का जो तत्सम शब्द है वो है जिह्वा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिह्वा कहते हैं। ये भी देखिए, ये भी अभी हाल ही एग्जाम में अगले वर्ष आया है, ये भी एग्जाम में ही आया है।
गांव के लोगों को फिर खाली स्थान कहते हैं, बताइए गांव के लोगों को क्या कहते हैं? गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति, या गांव ओरा व्यक्ति, या फिर देहाती व्यक्ति। बताइए इसमें गंवार का, यहाँ पे गांव के लोगों को क्या कहते हैं? बहुत से मेरे साथी यहाँ पे अपने शहर वहर में जो मतलब कहीं भी होते हैं, जिन्हें थोड़ा कम नॉलेज होती है, वो लोग क्या कहते हैं कि वो लोग ग्रामीण, वो लोग जैसे गांव के व्यक्ति को गंवार समझते हैं, मतलब कि गंवार का मतलब कि वो लोग गंवार कहते हैं, उन्हें अर्थ ही नहीं पता है कि गंवार मीन्स होता क्या है। गंवार मीन्स क्या होता है? अल्प बुद्धि वाला या कम बुद्धि वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं? वहां पे हम लोग किसे, वहां पे क्या करेंगे मेरे साथी? वहां पे करेंगे गंवार व्यक्ति। लेकिन यही बात करते हैं इसकी ग्रामीण की, तो जो गांव, यहाँ पे क्या दिए, गांव के लोगों को मेरे साथी, यहाँ पे गांव के जो मेरे साथी रहते हैं, गांव के लोग, मेरे भाई जो भी मेरे गांव के रहते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग मेरे साथी वहाँ पे क्या कर लेते हैं? वहाँ पे ग्रामीण व्यक्ति कर लेते हैं। यहाँ पे ग्रामीण व्यक्ति बिल्कुल सही हमारा है, रहने वाला है ना। यहाँ पे ग्रामीण व्यक्ति, यहाँ पे जो गांव के लोग बिलोंग करते हैं, जो गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ग्रामीण व्यक्ति कहते हैं। और वही बात करते हैं देहाती की, तो देहाती शब्द भी एक तरह से गांव के व्यक्ति को ही दर्शाता है मेरे साथी। लेकिन जो हिंदी में जो सही और शुद्ध शब्द है, वह क्या हो जाएगा? वह ग्रामीण व्यक्ति हमारा सही जवाब है। अगर अगर ग्रामीण व्यक्ति न रहता तो हम लोग क्या लगाते हैं? वहां पे हम लोग देहाती व्यक्ति लगा देते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है, अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताइए। ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं, मतलब कि ये सुनने में एक जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ इनके जो है क्या होते हैं? अर्थ मेरे साथी इनके अलग होते हैं, है ना। तो आप लोग बताने का प्रयास करोगे कि इसमें अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ है, बताइए। शत्रु मित्र, शत्रु मित्र होगा, या फिर पर्याप्त, अधिक, अधिक न्यून, या बहुत शत्रु। तो यहाँ पे मेरे साथी जो अमित, यहाँ पे जो छोटी की मात्रा है अमित है, वहां पे क्या होगा? वहां पे मेरे साथी उसका अर्थ होता है बहुत, अर्थ होता है। तो यहाँ पे बताइए इसमें किस में किस में है? आप लोग ऐसे ही इन प्रश्नों को गलत कर सकते हैं। इसमें आप लोग इस प्रश्नों को कैसे गलत करेंगे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आगे देखेंगे, अमित का शत्रु, अमित का शत्रु है नहीं, अरे अमित का अधिक बहुत नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? ये गलत हो गया। इसमें है तो अधिक, लेकिन क्या है, इसमें बाद में है, जबकि हमें पहले से ही इस अमित का अर्थ होता है, और इसका क्या होता है? बहुत या अधिक होता है। इसमें भी है, लेकिन इसमें अमित का जो है, अमित का मतलब क्या होता है? इन दोनों में है, तो ये दोनों हम लोग ऑप्शन नंबर ए भी गलत कर देंगे। और सी और डी में बात की जाए, अगर इसकी तुलना की जाए, तो ये जो लास्ट में ये अमित, म पे बड़ी की मात्रा है, इसका क्या अर्थ होता है मेरे साथी? तो इसका अर्थ होता है शत्रु। इसमें क्या शत्रु दिया है? नहीं दिया है। तो यहाँ पे मेरे भाई क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, बताइए। अर्थालंकार कौन सा है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक, यमक। ये देखिए, ये भी यूपीपी एग्जाम 2024 में पूछा गया है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग समझ लीजिए साथी कि आप लोग परीक्षा हाल में ही बैठे हैं, और इन प्रश्नों को आप लोग देख के आप लोग अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि हम लोग कितने समय में, कितने कम समय में हम लोग इसे अपना वो स्कोर कर रहे हैं, कितना इसे कम सेकंड में हम लोग इसे कवर कर रहे हैं। यहाँ पे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? इसमें साथी इधर उधर की कोई, इस प्रैक्टिस सेट की यही खास बात है मेरे साथी, कि इसमें इधर उधर की कोई बात नहीं होती है ना। यहाँ पे आप लोगों का एक एक मिनट, एक एक सेकेंड आप लोगों का मायने रखता है मेरे साथी। हम भी स्टूडेंट रहे हैं, हमें भी इस बात का आभास होता है कि अगर जब हम स्टडी टाइम में हमारा एक मिनट भी कितना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कुछ मेरे साथी उस समय को इधर उधर अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढने में लगे रहते हैं, जबकि आप लोग देख लीजिए एक बार कि हमें किससे समझ में आ रहा है, आप लोग उसी से पढ़िए, है ना। यहाँ बताइए 30 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, बताइए। श्लेष, अनुप्रास, रूपक, यमक। यहाँ पे मेरे साथी श्लेष, अनुप्रास और यमक, ये सब क्या हो जाएगा? अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब होते हैं शब्द अलंकार। लेकिन ये जो रूपक है, रूपक जो है मेरे साथी, यह क्या हो जाएगा मेरे साथी? यहाँ पे क्या हो जाएगा?
यह हो जाएगा अर्थालंकार। और बात करते हैं यहीं पे कि अगर शब्दालंकार की बात करते हैं तो शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, ये सब किस में आते हैं, ये सब शब्दालंकार में। बात करें अर्थालंकार में, तो अर्थालंकार में उपमा हो जाएगा, जैसे में रूपक हो जाएगा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास होगा, फिर कौन सा होगा, संदेह हो जाएगा, फिर अतिशयोक्ति होता है जिसमें बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, भ्रांतिमान भी हो जाएगा इसमें। ये सब किस में होंगे, ये सब हो जाएंगे अर्थालंकार में। बात करते हैं दोनों दोनों की परिभाषा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा, शब्दालंकार में जिस जिस वाक्य में अगर शब्द की मतलब शब्द की वजह से अगर क्या अगर शब्द की वजह से उनके अगर जिस वाक्य में अगर हम लोग बात करते हैं कि जिस वाक्य में अगर शब्द की वजह से अगर वाक्य में चमत्कार होता है, तो वहाँ पे क्या हम लोग करेंगे, शब्दालंकार। और वहीं पे अर्थ की वजह से अगर वहाँ पे अगर चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थालंकार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे साथी हम लोग आगे देखेंगे, अगला प्रश्न क्या दिया है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे कि हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। ये आप लोग बताइए सबसे पहले कि ये जो लाइन है ये किस कविता की है। तो यहाँ पर मेरे साथी ये सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी कवित्री हैं। इसकी कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनकी जो इस कविता का नाम जो है मेरे साथी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, झांसी की रानी की कविता से। और यह लक्ष्मीबाई के बारे में यह कविता लिखी गई है सन 1857 की क्रांति के लिए। यहाँ पे क्या है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। आप लोग कहोगे कि भैया इतना सारा आप लोग मतलब कैसे हम याद करेंगे कि कौन सी कविता में कौन सी लाइन है। तो यहाँ पे आप लोग ये भी देख लीजिए, इसके भाव से ही हमें पता चल रहा है कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी। तलवार की बात की जा रही है, अर्थात यहाँ पे क्या वीरता की बात की जा रही है। तो जहाँ पे जिस रस में वीरता की बात की जाए, उत्साह जोश की बात की जाए, वहां पे क्या होता है, वहां पे वीर रस होता है। और मेरे साथी ऐसे ही रस में भी और उसके बाद हम कविता के रूप में भी आप लोगों को ऐसे लेकर आएंगे, आप लोगों को देखते देखते वह याद हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से वर्णिक छंद है, बताइए। दोहा, द्रुत, विलंबित, कुंडलिया या छपै। अब इसमें होता क्या है कि हमें वर्णिक छंद हमारे सिलेबस में उतना नहीं मतलब होता है, हल्का फुल्का होता है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ऐसे प्रश्नों को अगर हमें वर्णिक छंद पता ही ना हो, जैसे हम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या पता कि वर्णिक छंद क्या होता है, वो हमारे तो सिलेबस में ही है नहीं है। और हम भरे हैं यूपीएसआई का फॉर्म, है ना। तो इसमें एक स्मार्ट तरीका होता है मेरे साथी कि जैसे हम अब वर्णिक छंद हमें पता नहीं है और हमें कौन सा मात्रिक छंद हमें आता है, तो हम लोग पहले ऐसे ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोहा क्या हो गया, दोहा हो गया मात्रिक छंद। कुंडलिया क्या होगा, कुंडलिया भी मात्रिक छंद है। छप्पै क्या है, छप्पै भी मात्रिक छंद है। तो अब हम जो बचा मेरे साथी वह क्या हो जाएगा, तब यही ना वर्णिक छंद होगा। ऐसे भी आप लोग सही कर सकते हो, देख रहे हो। अगर आप लोगों को अगर जवाब नहीं भी आता रहेगा तब भी आप लोग ऑप्शन को बिल्कुल 100% सही कर लोगे। बस आप लोगों को तरीका आना चाहिए मेरे साथी, आप लोगों को सही तरीका, एक अच्छी तरीका आना चाहिए ना। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, बताइए। किस रचनाकार को 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, ये भी देखिए। यह 2020 का है और ये एक तरह से करंट अफेयर की बात हम लोग कर लेते हैं कि करंट अफेयर की तरह है ये प्रश्न। और ये भी देखिए नए नए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न को उठा रहे हैं, और हम लोग नए प्रश्न होते हैं उन पे हम लोग ध्यान नहीं देते। और इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों यही उद्देश्य है कि नया हो या पुराना प्रश्न, सभी प्रश्नों को कवर करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है ना। यहाँ पे बताइए कि 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है। सर्वेश यादव सब्बे, नीलमणि फूकन, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष। यहाँ पे मेरे साथी नीलमणि फूकन हो जाएगा, यह एक कवि है। यहाँ पे नीलमणि फूकन ना, और यह असमिया के हैं, यह कौन, असम के हैं, है ना। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा है मेरे साथी कि प्रेम सागर के रचनाकार हैं, बताइए। प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, लल्लू लाल, सुंदरदास,
सरदार मिश्र या फिर उस्मान? बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? यह अब साथी ये भी पिछले वर्ष का प्रश्न है। यहाँ पे मेरे साथी जो भी मेरे भाई लल्लू लाल कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे साथी, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से में संबंधित है? किस भाषा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में नहीं है साथी? आप लोग यहाँ पे ये देखिए मिसप्रिंट हो गया है। आप लोग यहाँ पे क्या कर लोगे? आप लोग यहाँ पे से कर लोगे। किस भाषा से संबंधित है ना? संस्कृत से, तमिल से, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से या फिर हिंदी से? तो आप लोग बताने का प्रयास करोगे साथी कि संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। यहाँ पे संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। इसमें कौन कितनी भाषाएं होती हैं? तो 22 भाषाएं फिलहाल हैं। और साथ ही मेरे यहाँ पे 2013 में यहाँ पे एक अंग्रेजी भाषा को भी दिया गया है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कुल मिला के 23 भाषाओं के लिए दी जाती है। ये मेरे साथी इस यह प्रश्न हमें मतलब आ सकता है, आने की संभावना है कि इंग्लिश में ज्ञानपीठ पुरस्कार दी जाती है या नहीं। यह मेरे साथी साहित्यिक क्षेत्र की सबसे भारत की सबसे बड़ी यह पुरस्कार मानी जाती है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होती है ना? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे साथी। यहाँ पे अब देखिए अपठित गद्यांश से 5 प्रश्न आप लोगों को रोज देखने को मिलते हैं। इससे क्या होता है? ये एसएससी जीडी में भी होता है मेरे साथी, और एसआई और कांस्टेबल ये मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी एग्जामों में लगभग आते ही हैं। और अगर नहीं भी आते हैं तो ये इससे क्या होगा? इससे आप लोगों की स्मरण शक्ति जो है ना, आप लोगों की तर्क शक्ति वह बढ़ती है कि आप लोग कैसे इस अपठित गद्यांश में से प्रश्नों को ढूँढते हो, उसका उत्तर ढूँढते हो, ठीक ना? तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग चलिए पढ़ेंगे यहाँ पे कि स्वार्थ और अन्याय। यहाँ पे मेरे साथी यहाँ पे मैं पेन की कलर चेंज कर लेता हूँ, नहीं तो नीला नीला कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। चलिए हाँ, अब चलिए बताइए, स्वार्थ और अन्याय की प्रतिस्पर्धा आज सर्वव्यापी हो गई है। बताइए यहाँ पे क्या है? स्वार्थ और अन्याय की प्रतिस्पर्धा आज सर्वव्यापी हो गई है। इसी इसी सिद्धांत पर अनेक देशों की राजनीति चलती है। सच्चा सुधार तो प्रेम धर्म और पड़ोसी धर्म में ही है। हमें श्रद्धा पूर्वक अपने अंदर, यहाँ पे मेरे साथी मैं हाइलाइटर का प्रयोग कर रहा हूँ। ऐसे क्या हो रहा है कि ऐसे छिप जा रहा है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे हाइलाइटर का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पे 1 मिनट इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। हाँ, अब हाइलाइटर का हम लोग प्रयोग करेंगे मेरे साथी। येलो कलर ही ठीक है। हाँ, बताइए यहाँ पे क्या है? स्वार्थ और अन्याय की प्रतिस्पर्धा आज सर्वव्यापी हो गई है। इसी सिद्धांत पर अनेक देशों की राजनीति चलती है। सच्चा सुधार तो प्रेम धर्म और पड़ोसी धर्म में ही है। हमें श्रद्धा पूर्वक अपने अंदर इसी पड़ोसी धर्म का विकास करना चाहिए। जी, आप लोग सज्जनता दिखलाते हो, उनके साथ मैत्री, और जो दुर्जन बन गए हैं उनके साथ असहयोग करना, यही प्रेम धर्म का नियम है। प्रेम धर्म सहानुभूति रखता है ना? प्रेम प्रेम धर्म सहानुभूति रखता है, सहायता देता है, परंतु सहायता की अपेक्षा नहीं करता। मेरे साथी यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि आजकल लोग अगर आपकी सहायता भी कर रहे हैं ना, तो उसमें आप फिर वहाँ पे वापस उस सहायता को बदले कुछ न कुछ आपसे मतलब अपेक्षा कर रहे हैं, है ना? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है कि प्रेम धर्म निर्भय होता है, इसीलिए वह अमर्यादित है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसी यदि उसकी शक्ति बढ़ती है तो हमें भय नहीं होता, है ना? अगर क्या यदि उसकी शक्ति बढ़ती है, जिससे हम लोग प्रेम करते हैं, यदि उसकी शक्ति बढ़ती है, तो हमें क्या होता है? हमें भय नहीं होता है। और आजकल क्या हो रहा है मेरे साथी कि अगर हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं या जो हमारा साथी होता है, अगर उसकी शक्ति बढ़ती है तो हमें क्या होता है? हमें जलन जैसी म फीलिंग आने लगती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा मित्र जितना निर्बल होगा उतने ही हम कमज़ोर माने जाएँगे। चलिए साथियों, तो हम लोग अब अपने प्रश्नों पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है
यहाँ पे मेरे साथी पहला प्रश्न क्या है कि गद्यांश के अनुसार सच्चा सुधार किसमें निहित है? बताइए आप लोग कि गद्यांश के अनुसार सच्चा सुधार किसमें निहित है? स्वार्थ और अन्याय की राजनीति में, प्रेम धर्म की पड़ोसी धर्म में, या केवल पड़ोसियों के साथ सहयोग में, या निर्बलता में? तो बताइए कि गद्यांश के अनुसार सच्चा सुधार किसमें है? चलिए हम लोग एक बार इसे देख लेते हैं कि स्वार्थ और अन्याय की स्पर्धा आज सर्वव्यापी इसी सिद्धांत देशों की राजनीति चलती है। सच्चा सुधार तो प्रेम धर्म और पड़ोसी धर्म में ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेम धर्म और पड़ोसी धर्म हमारा सही जवाब हो जाएगा मेरे साथी। क्या होगा यहाँ पे? प्रेम धर्म और पड़ोसी धर्म, है ना। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रेम धर्म का नियम क्या है? बताइए प्रेम धर्म का नियम क्या है? सज्जनों के साथ शत्रुता और दुर्जनों के साथ मैत्री, या फिर दुर्जनों के साथ असहयोग और सज्जनों के साथ मैत्री, या केवल सहानुभूति रखना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बिना बिना सहायता की अपेक्षा की सहायता करना। बताइए प्रेम धर्म का नियम क्या है? तो हम लोग साथी अभी पढ़े हैं कि प्रेम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पे हो जाएगा कि बिना सहायता की अपेक्षा किए सहायता करना। हम लोगों को साथी किसी की सहायता अगर करते भी हैं तो हम लोग उसकी सहायता फिर अपने आप की सहायता की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रेम धर्म कैसा होता है? बताइए भयभीत और सीमित, निर्भय और अमर्यादित, या फिर केवल दी बनकर सहायता की अपेक्षा करना, या फिर दूसरों की शक्ति देखकर भयभीत होना। बताइए इसमें क्या होगा? तो अभी आप लोग यहाँ पे देखे हो कि प्रेम धर्म कैसा होना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया है कि जी आप लोग सज्जनता दिखलाते हो। तो यहाँ पे मेरे साथी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रेम धर्म कैसा होता है? बताइए प्रेम धर्म कैसा होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि निर, निर्भय और निर्भय और अमर्यादित। यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे हम लोग साथी में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है कि हमारा मित्र जितना निर्बल होगा उतने ही हम कमजोर माने जाएंगे? बताइए कि हमारा यहाँ पे क्या लिखा है? हमारा मित्र जितना निर्बल होगा उतने ही हम कमजोर माने जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे क्या है? क्योंकि हम अपने मित्र की कमजोरियों से डरते हैं। बताइए क्या होगा इसमें? क्योंकि हम अपने मित्र की कमजोरियों से डरते हैं, या क्योंकि एक निर्बल मित्र हमें अपनी शक्ति का दिखावा करने का मौका देता है, या फिर क्योंकि एक कमजोर मित्र की सहायता करना हमारा कर्तव्य है, या फिर प्रेम धर्म निर्भय होता है और मित्र की शक्ति बढ़ने से हम डरते नहीं हैं। यही मेरा सही जवाब हो जाएगा साथी। आप लोगों का यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? क्योंकि प्रेम, हाँ यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा क्योंकि प्रेम धर्म निर्भय होता है और मित्र की शक्ति बढ़ने से हम डरते नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया है साथी, गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? बताइए इस गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? राजनीति और सुधार, प्रेम धर्म का महत्व, स्वार्थ और अन्याय, या प्रेम धर्म और राष्ट्र निर्माण? बताइए इसमें सही जवाब। यहाँ पे मेरे साथी यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रेम धर्म का महत्व। बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखते हैं यहाँ पे हम लोग का 40 प्रश्न दोस्तों इसी के साथ कंप्लीट हुआ। और फिर उसके बाद अगर आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। ये रहे आपके होमवर्क प्रश्न, और इस प्रश्न ये जो होमवर्क आप लोगों को गृह कार्य प्रश्न दिए जाते हैं साथी, आप लोग प्लीज इस प्रश्न का कमेंट करके जरूर आप लोग बताइए। और जो मेरे साथी बाद में भी इस क्लास को देख रहे हैं वो भी इस जो इस ये एचडब्ल्यू जो प्रश्न आप लोगों को मिला है इसका आप लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जो भी मेरे साथी इसे शेयर नहीं करते हैं, प्लीज आप लोगों से आग्रह है मेरे साथी कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग प्लीज शेयर कीजिए अपने भाइयों को, अपने मित्रों को, अन्य ग्रुपों में। और जो मेरे साथी यहाँ पे नए हैं प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए, है ना। यहाँ पे बताइए कि यहाँ पे क्या दिया है प्रश्न, मोटा आदमी दौड़ रहा है में मोटा विशेषण का कौन सा भेद है? आप लोग इसका जवाब देंगे और हम आपके जवाबों का इंतजार करते हैं मेरे साथी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।